there, welcome to my channel. So today we'll talk about the next important topic of the mineral nutrition, that is toxicity of micronutrients. So yes, in the previous videos we have done many topics. We have done each and every concept in detail with discussing the possible type of questions possible, and we have done methods to study with the introduction, and then methods to study the mineral requirement of plants, the essential mineral elements, the criteria for essentiality in very detail, and then we have done role of micro and macronutrients, then deficiency symptoms of essential element, then toxicity. So all these are very important concepts. So we have discussed everything in very detail, and now let's discuss toxicity of micronutrients. Guys, please give your feedback in the comment section and consider subscribing my channel, and please give me suggestions how to improve my videos, how to improve this NCERT Audible series. And I'm not only discussing each and every line of NCERT, but also trying to give an idea, detailed idea and understanding of the concept. So let's start. Toxicity of micronutrients. The requirement of micronutrients is always in low amounts, while their moderate decrease cause deficiency symptom and moderate increase called toxicity. अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो इनका बहुत वो है कि ये अगर पहले तो ये रिक्वायर्ड होते हैं कम अमाउंट में, और अगर उससे भी कम हो गया ना तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी. अगर दूसरी बात में बोलें, इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम. Any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic. तो इनका क्या है कि बहुत नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है, और ये एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन से हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे ही इनका अमाउंट बराबर होता है. अगर थोड़ा सा कम हो गया तो वो डेफिशिएंसी का, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी. तो हम टॉक्सिक कब बोलेंगे वो पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जब उसका ड्राई वेट 10% कम हो गया. इसका मतलब प्लांट का वेट लॉस हो गया. कितना? 10% ड्राई वेट का वेट लॉस हो गया. रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%, तो हम इसको बोलते हैं टॉक्सिक. अगर प्लांट का वेट लॉस हो गया, कितना? 10% वेट लॉस हो गया, कौन सा ड्राई वेट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे टॉक्सिक हो गया, एलिमेंट इज टॉक्सिक. सच क्रिटिकल कंसंट्रेशंस वैरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अलग अलग क्रिटिकल कंसंट्रेशन है. बहुत ज़्यादा रेंज डिफरेंस है क्रिटिकल कंसंट्रेशन में देखा जाए तो. और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो हमने देखा ना कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो गया तो उसका डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया तो वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी. तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई. हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टॉक्सिसिटी, क्योंकि टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग टॉक्सिसिटी होता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग प्लांट के लिए. फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स. मेनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट. अगर हम एक एलिमेंट को एक्सेस में ले लिए, many a time excess of an element may inhibit the uptake of another element. एक एलिमेंट को हमने एक्सेस में लिया है तो वो दूसरे एलिमेंट का अब्जॉर्प्शन अपटेक कम कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी. मैंगनीज की टॉक्सिसिटी देखें हम. अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाई क्लोरोटिक वेन्स. क्लोरोटिक वेन्स हैं, मतलब जो लीव्स में वेन्स होता है ना, तो वो वेन्स के आसपास गोल गोल क्या हो जाता है? ब्राउन स्पॉट्स बन जाता है. ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं तो इसे हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी बोलते हैं. इसका सिम्टम है कि क्लोरोटिक वेन्स में को कौन सराउंड करता है? ब्राउन स्पॉट सराउंड करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक. जो मैंगनीज है ये आयरन से कम्पीट करता है एंड मैग्नीशियम से कम्पीट करता है. किस लिए? अपटेक के लिए. कि जो मैंगनीज है कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक. जो मैंगनीज है वो आयरन एंड मैग्नीशियम से कम्पीट करता है, किस लिए? अपटेक के लिए. तो जो मैंगनीज है आयरन एंड मैग्नीशियम से कम्पीट करता है, मतलब मैंगनीज ज़्यादा हो गया, जितना लेना चाहिए था उतना नहीं है, ज़्यादा हो गया. अब ज़्यादा हो गया तो ये क्या कह रहा कि आयरन और मैग्नीशियम जो है, आयरन एंड जो मैग्नीशियम है उनसे आप क्या करने लगे? कंपटीशन करने लगे. किस लिए? अपटेक के लिए. for uptake and with magnesium for binding with enzymes. Iron and magnesium uptake.
अपटेक का कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा प्लांट में जाएगा, सॉइल के अंदर से कौन ज़्यादा प्लांट में जाएगा, दैट इज़ अपटेक. And with magnesium for binding with enzymes, अब मैग्नीज जैसे हम कंफ्यूज होते हैं ना, Mg मैग्नीज और Mn मैग्नीज, तो ऐसे ही ना एंजाइम से बाइंड करने के लिए भी मैग्नीज मैग्नीशियम से कॉम्पिटिशन करने लग जाता है. ठीक है. मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन शूट एपेक्स. कैल्शियम वैसे ही मोबाइल है और उसको क्या करता है मैग्नीज, शूट एपेक्स तक पहुंचने नहीं देता. शूट एपेक्स में क्या होता है, सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम होता है. तो शूट एपिकल मेरिस्टम में एक्टिव सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे मिडिल लैमेलम बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन मैग्नीज नहीं जाने देता, कैल्शियम को रोक देता है. रुको नहीं जाना है तुमको, बल्कि कैल्शियम को रोक देता है. देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो गया, एक्सेस हो गया, मैग्नीज ज़्यादा आ गया, तो वो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्लांट में डिफिशियंसी करा देगा. आयरन मैग्नीशियम को क्या करेगा, अपटेक मतलब सॉइल से प्लांट में आने नहीं देगा. मैग्नीशियम से एंजाइम्स में बाइंडिंग में कंपटीशन करेगा. कैल्शियम को शूट एपेक्स तक पहुंचने नहीं देगा. तो ये सब की वजह से इनकी डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है. Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, manganese and calcium. So हम जिससे बोल सकते हैं कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब मैंगनीज का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से लेवल इसका ज़्यादा हो गया है. इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है. Can this knowledge be of some importance to a farmer? Yes. A gardener? Yes. Or even for you in your kitchen garden? Yes. कि अगर हम ऐसा सिम्टम देखते हैं जहाँ पे क्लोरेटिक विंस सराउंडेड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई है. तो किसी भी टॉक्सिसिटी को अगर कम करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रोवाइड करके भी उसकी डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है. प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज़ किया जा सकता है काफ़ी हद तक, लेकिन इट्स नॉट द एग्जैक्ट वे टू अप्रोच. हमें मैंगनीज का कंसंट्रेशन कम करना चाहिए. एंड इवन ऐसा ही पॉसिबल कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रोवाइड कर दो तो उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी. मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स. Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissues or organs. Much of the studies on mechanism of absorption by plants has been carried out in isolated cells, tissues or organs. So much of the studies on mechanism of absorption of elements. So बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि किस तरह से प्लांट्स एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और आइसोलेटेड सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में इनके स्टडीज़ हुए हैं कि किस तरह प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं एलिमेंट्स को. These studies reveal that the process of absorption can be demarcated in two main phases. तो इससे पता चला कि दो फेस में हम डिवाइड कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन को. तो पहला फेस है, इन द फर्स्ट फेस, एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स. पहली चीज़ है कि इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस into the free space or outer space of cells. So in the free space or outer space of cells, in the first phase, an initial uptake of ions into the free space or outer space of cells. The apoplast is passive. तो पहले फेज में क्या हुआ कि रैपिड अपटेक हो रहा है, कंटिन्यूसली आयंस आ रहे हैं अंदर इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स, दैट इज एपोप्लास्ट में आ रहे हैं. इस पैसिव, ये पैसिव है, अपटेक रैपिड हो रहा है, फ्री आयंस आउटर स्पेस में मतलब एपोप्लास्ट में आ रहे हैं पैसिवली. सेकेंड फेज ऑफ अपटेक में क्या हो गया कि प्लांट में थोड़ा प्लांट में एक्टिवनेस आई कि हाँ पता करते हैं कि किसको घुसना चाहिए किसको नहीं. द आयन्स आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस. अंदर हल्लू लेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेंगे अंदर. ठीक है. द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स, कहाँ पे सिम्प्लास्ट मिलेंगे. द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन्स इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स. जो पैसिव मूवमेंट हो रहा था विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, बाहर रैपिड अपटेक ऑफ आयन्स हो रहा था,
एपोप्लास्ट में यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स. कौन से चैनल्स थे? आयन चैनल्स थे. द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स. तो वो कौन से थे? आयन चैनल्स क्या थे? वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स. ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन्स to and from symplast requires the expenditure of metabolic energy which is an active process. तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ? कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, रैपिड अपटेक हो रहा था अंदर थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू आउटर स्पेस में आ रहा था, मतलब एपोप्लास्ट में आ रहा था. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिलेक्टिव पोर्स की तरह फंक्शन कर रहे थे, अंदर रैपिडली अपटेक हो रहा था आयन्स का. अदर हैंड द एंट्री ऑफ और एग्जिट ऑफ आयन्स to or from the symplast requires the expenditure of metabolic energy which is an active process. लेकिन सेकेंड फेज था वो एक्टिव था. पहले तो फ्री में रैपिड मूवमेंट हुआ एपोप्लास्ट में, सारे आयन्स आ गए आउटर स्पेस में थ्रू व्हाट? थ्रू सिलेक्टिव पोर्स. ठीक है, आयन चैनल सिलेक्टिव पोर्स. सेकेंड में क्या है? सेकेंड में क्या हुआ? सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड फेज ऑफ अपटेक में, चाहे अगर आयन को अंदर आना है या बाहर जाना है, सिम्प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म समझ सकते हो, तो अंदर या बाहर, तो उसको मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. तो इसलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस बोल देते हैं. द मूवमेंट ऑफ आयन्स इज़ यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स. तो जिस तरह से आयन्स मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको फ्लक्स ही बोल देते हैं, फ्लक्स. द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल्स उसको इनफ्लक्स बोल देते हैं. एंड आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स बोल देते हैं. आउटवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इफ्लक्स. सो यू हैव रेड द एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में शायद आपने पढ़ा है, ऐसा उससे लग रहा है. So we'll discuss in the next video, so please be updated. Thank you so much.